हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कंपाउंडिंग माइंडसेट में स्वागत है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड और रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ये कहते हैं कि गरीब लोग सिर्फ कमाते हैं और खर्च करते हैं और उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। मिडिल क्लास के लोग कमाते हैं, उधार और ईएमआई चुकाते हैं, खर्च करते हैं और बस उनका सारा पैसा इसी में खर्च हो जाता है। जबकि अमीर लोग जब कमाते हैं तो वो सबसे पहले एसेट बनाते हैं और फिर जब उनके एसेट से पैसे आने लगते हैं तो वो उससे अपने लोन्स और ईएमआई भी चुकाते हैं और इसी से वो अपना खर्चा भी चलाते हैं और इसके बाद भी उनके पास बहुत सारा पैसा बच जाता है जिसे वो फिर से एसेट में लगाते हैं, जिससे कि ये एसेट उन्हें और भी पैसे बना कर देता है और ये साइकिल इसी तरह से रिपीट होता रहता है और अमीर लोग इसी तरह से और भी अमीर बने रहते हैं। तो इस चीज से ये बात तो साफ है कि अमीर बने रहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है एसेट बनाना। क्योंकि अगर आपके पास अचानक से कहीं से 1 करोड़ रुपए आ भी जाएं तो आप कुछ सालों के लिए तो अमीरी वाली जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन एक दिन आप फिर से अपने वही पहले वाले कंडीशन में आ जाएंगे। इसीलिए अमीर बनने के बाद अपने अमीरी को बरकरार रखने के लिए एसेट बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने में आपकी मदद भी करेंगे और साथ ही साथ आपकी अमीरी को हमेशा के लिए बरकरार भी रखेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कैश। दोस्तों, अगर आप कैश का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एसेट बन सकता है और इसीलिए ही बड़ी बड़ी कंपनियां और अमीर लोग अपने पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व में रखते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि गूगल यानी कि अल्फाबेट कंपनी के पास $100.72 बिलियन का कैश तो रिजर्व में पड़ा हुआ है। विप्रो के पास में 37,000 करोड़ का कैश रिजर्व है और भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के पास में भी 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का कैश रिजर्व है। तो अब सवाल यह आता है कि इनके पास इतना बड़ा कैश क्यों पड़ा हुआ है? यह है बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज के लिए, ताकि वो सही समय पर सही दामों में इन्वेस्टिंग कर सकें, कोई डील कर सकें या फिर अपनी कंपनी के लिए कोई इक्विपमेंट्स खरीद सकें। इसीलिए आपको भी अपने पास कैश रखना चाहिए जिससे आप भी सही समय पर किसी इमरजेंसी सिचुएशन या फिर राइट टाइम पे इन्वेस्टिंग कर पाओ। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास में 5 लाख रुपए थे और आपने सोचा कि इतने पैसों का भला मैं क्या ही करूंगा, ये कहीं खर्च ना हो जाए, इससे पहले ये सारे पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं। और यही सोचकर आप ये पूरे के पूरे 5 लाख रुपए को एक अच्छी कंपनी में जिसका नाम एबीसी लिमिटेड है, इसमें 1,000 रुपए पर शेयर के रेट पे इन्वेस्ट कर देते हो, जिसके बदले में आपको इस कंपनी के 500 शेयर्स मिल जाते हैं और 2 महीने बाद इस कंपनी के शेयर की प्राइस 1,100 रुपए पर चली जाती है, जिससे कि आपको पर शेयर 100 रुपए का प्रॉफिट होता है और इस हिसाब से टोटल प्रॉफिट आपका 50,000 रुपए चल रहा होता है। लेकिन अगले ही महीने इनकी शेयर प्राइस 1,130 रुपए तक तो बढ़ती है, लेकिन तभी कंपनी के सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स में यह पता चलता है कि कंपनी को इस क्वार्टर में 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस 1,130 रुपए से गिरकर 600 रुपए पे आ जाती है और आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाता है क्योंकि आपको यहां पे पर शेयर 400 रुपए का नुकसान हो जाता है। लेकिन जैसा कि एबीसी लिमिटेड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसीलिए सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म लॉस कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए वो इस टाइम को कंपनी में इन्वेस्ट करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझते हैं और वो सब स्मार्ट इन्वेस्टर एक अच्छा खासा अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उनको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होगा। अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम तो आपके लिए भी है, पर आप अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अपने सारे कैश खत्म कर दिए हैं। इसीलिए आप इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे और अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कहीं बाहर जाना पड़े या फिर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए तो भी कैश ना होने पर आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि राइट टाइम पे ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए खुद के पास कैश लिक्विडिटी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी इस कंपनी में 600 रुपए पर शेयर के भाव से इसमें सिर्फ 3 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो आपको 500 शेयर्स मिल जाते, जबकि इस वाले केस में आपको 500 शेयर्स के बदले पूरे 5 लाख रुपए देने पड़े थे। और 600 रुपए पर शेयर पर इन्वेस्टमेंट करने से जब ये स्टॉक 1,000 रुपए पर फिर से आता तो आपको 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पर ही 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता। नंबर 2, बॉन्ड्स।
बॉन्ड्स एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, खासकर उनके लिए जो सेफ और फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं। आइए जानते हैं कि बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट किस तरह से बेस्ट एसेट है। तो बॉन्ड्स एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर्स सरकार या कंपनियों को पैसा उधार देते हैं। इसके बदले में बॉन्ड इशुअर यानी कि जो कंपनियां या सरकार होते हैं वो समय समय पर इंटरेस्ट पे करते हैं और बॉन्ड की मैच्योरिटी होने पर आपकी सारी प्रिंसिपल अमाउंट को वापस कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी बॉन्ड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं जिसपे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको हर साल 50,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। मंथली 4,166 का रिटर्न इनकम होगा ये, और 5 साल खत्म होने पर आपको आपका कुल रिटर्न 5 लाख प्लस 2.5 लाख रुपए जो कि रिटर्न इनकम है जो आपको 5 सालों तक मंथली मिला है वो वापस मिल जाएगा। नंबर 3, इक्विपमेंट्स ऑन रेंट। इक्विपमेंट्स ऑन रेंट एक बेहतरीन एसेट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट करके रेगुलर इनकम का जरिया इसे बनाया जा सकता है। आइए इसे भी जरा अच्छे से समझते हैं। रेंट पर दिए गए इक्विपमेंट से आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती है, चाहे वो मशीनरी हो, व्हीकल हो या कोई और डिमांडेबल इक्विपमेंट्स हो। इनसे आप लगातार रेंटल इनकम कमा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे कि जेसीबी, क्रेन, रोड रोलर या फिर मशीनरी इक्विपमेंट्स जैसे कि साउंड सिस्टम, इनसे आपको रेगुलर इनकम मिलती है। वैसे ही आप ड्रोन और डीएसएलआर कैमरा भी रेंट पर देकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि ड्रोन और डीएसएलआर कैमरा बेहतरीन एसेट माने जाते हैं क्योंकि आजकल इन्हें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और कई तरह के कामों के लिए बड़े पैमाने पर किराए पर लिया जाता है। ड्रोन आजकल शादी, म्यूजिक वीडियो शूट्स और लैंड सर्वे में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ड्रोन की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए होती है जिसे रेंट पर देने से हर दिन 5,000 रुपए की कमाई हो सकती है। और अगर आप महीने में 15 दिन भी इसे रेंट पर देते हो तो आपकी मंथली कमाई हो जाती है 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 75,000 रुपए। वैसे ही आप डीएसएलआर कैमरा को भी रेंट पर दे सकते हो। डीएसएलआर कैमरे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इवेंट्स और शॉर्ट फिल्म्स में बहुत काम आते हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स अक्सर इन कैमरों को रेंट पर लेते हैं क्योंकि हर फोटोग्राफर के पास महंगे डीएसएलआर कैमरा खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, और इससे आप महीने का 40 से 50,000 तक रेंटल इनकम आराम से कमा सकते हो। नंबर 4, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन माना गया है। ये एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ ना सिर्फ आपके पैसे को सेफ रखता है बल्कि एसेट के वैल्यू में अप्रिसिएशन और किराए के रूप में आपका प्रॉफिट भी आपको देता है। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है जिससे कि प्रॉपर्टी की मांग लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही इसकी कीमतें भी ज्यादा बढ़ रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपने 2020 में 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी और अगले 5 से 10 सालों में उस प्रॉपर्टी की कीमत 75 लाख या 1 करोड़ रुपए हो जाती है, तो आपने इस पर अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया जो कि एक अच्छा कैपिटल गेन है। और अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे 25,000 रुपए मंथ के रेंट पर देते हैं तो आप हर साल 3 लाख की रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। रियल एस्टेट निवेश पर आपको टैक्स में भी लाभ मिलता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो आप लोन के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स में 2 लाख रुपए तक की छूट भी पा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स पर भी कुछ छूट मिल सकती है यदि आप इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो तो। और साथ ही रियल एस्टेट एक टैंजिबल एसेट है जिसे आप देख और महसूस कर सकते हैं। दूसरे इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स की तुलना में ये ज्यादा स्टेबल और सेफ माना जाता है। खासकर यदि आप जमीन या घर जैसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो भी रियल एस्टेट की कीमतें इतनी तेजी से नहीं गिरती हैं। नंबर 5, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम वो इनकम होती है जो किसी पर्सन या कंपनी को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि किताबें, सॉन्ग्स, फिल्म या अनदर क्रिएटिव कामों के लिए मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने एक किताब लिखी है और आपके पास इसके राइट्स हैं, तो आपके किताब की बिक्री पर आपको प्रति किताब एक फिक्स्ड इनकम मिलती है जो कि रॉयल्टी कहलाती है। जैसे कि एक महीने में आपकी 5,000 किताबें बिक गईं जिस पर आपको पर बुक 50 रुपए की रॉयल्टी इनकम मिली, तो 5,000 किताबें इंटू 50 रुपीज इज इक्वल्स टू 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। और ऐसे ही जब जब आपकी किताबें बिकेंगी आपको इसी तरह से रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी। नंबर 6, पेटेंट इनकम। पेटेंट इनकम वो इनकम होती है जो किसी पेटेंट
यानी कि इन्वेंशन या नई डिजाइन के राइट्स के यूज के लिए मिलती है। यदि आपने कोई नया और यूजफुल टेक्निक या कोई ऐसा इन्वेंशन किया है और उसका पेटेंट करवा लिया है, तो आप उस पेटेंट को लाइसेंस करवा कर बेच सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक नई प्रकार की मशीन बनाई है और इसका पेटेंट करवा लिया है और कई कंपनियां उस मशीन का यूज करने के लिए आपको लाइसेंस फी देती हैं, जिसे ही पेटेंट इनकम कहा जाता है। और जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक कंपनी एनुअली 10 लाख रुपए पेटेंट इनकम देती है और आपको 3 कंपनियों ने और अप्रोच किया है, तो आप केवल पेटेंट इनकम से ही सालाना 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। नंबर 7, डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स में बहुत कुछ आता है, जैसे कि NFTs, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ब्लॉगिंग एटसेट्रा। अब इनमें से जो सबसे फेमस डिजिटल एसेट है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग सिर्फ थॉट्स और नॉलेज को शेयर करने का तरीका नहीं होता है, बल्कि ये एक बेहतरीन इनकम का सोर्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट बनाई है और उसमें आपने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया है। तो मान लीजिए कि आपके ब्लॉग पर महीने में 50,000 व्यूज आते हैं और आपकी एडसेंस कमाई 100 रुपए पर 1,000 व्यूज है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि ब्लॉगिंग से आपकी कमाई कितनी होगी। तो आपको 50,000 व्यूज में से 1,000 व्यूज पर अगर 100 रुपए मिलते हैं, तो 50,000 व्यूज पर आपको मिलेंगे 5,000 रुपए, जिसे हम एडसेंस इनकम कहेंगे। और मान लीजिए कि आप अपने वेबसाइट में कुछ प्रोडक्ट्स की अफिलिएट लिंक भी शेयर करते हो, जिससे कि 50,000 लोगों में से 5,000 लोग आपके अफिलिएट लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिससे कि आपकी कमाई महीने की 15,000 रुपए हो सकती है। साथ ही अब यह भी मान लेते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू लिखी हुई ई बुक भी सेल करते हो, जिससे कि आप महीने का 10,000 रुपए कमाते हो। तो कुल मिलाकर आपकी ब्लॉगिंग के थ्रू इनकम हो जाती है 5,000 रुपए एडसेंस से, 15,000 रुपए एफिलिएट मार्केटिंग और 10,000 रुपए ई बुक सेलिंग से। टोटल हो जाते हैं 30,000 रुपए, यानी कि साल का 3,60,000 रुपए ब्लॉगिंग से। नंबर 8, यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल एक बेहतरीन एसेट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आपको कम इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त फायदा दे सकता है। यहां से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, यानी कि एक बार वीडियो बनाइए और वो वीडियो सालों तक आपको पैसा कमा के देता रहेगा। आपके चैनल पर जितने व्यूज होंगे उतने ही ज्यादा एड्स चलेंगे। मान लीजिए कि आपके चैनल पर हर महीने 5 लाख व्यूज आते हैं और CPM यानी कि कॉस्ट पर माइल है 50 रुपए। इसका मतलब है कि आप हर 1,000 व्यूज पर 50 रुपए कमाते हैं, जिससे कि आपकी टोटल एडसेंस इनकम होगी 5 लाख व्यूज डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपीज, दैट इज 25,000 रुपए पर मंथ। साथ ही अगर आपके पास में 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनमें से 1,000 लोग भी 100 रुपए पर मंथ की चैनल मेंबरशिप लेते हैं, तो आप इससे भी महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। साथ ही बड़े ब्रांड्स आपको उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी आपको पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका चैनल टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो कोई ब्रांड आपको 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए स्पॉन्सर्ड वीडियो के लिए दे सकता है। और मान लीजिए कि आप किसी प्रोडक्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं और उस पर 100 लोग भी क्लिक करते हैं। अगर पर सेल आपको 500 रुपए का कमीशन मिलता है और 20 लोग खरीदते हैं, तो आप उससे भी 10,000 रुपए कमा सकते हैं, जिससे कि केवल यूट्यूब के थ्रू ही आपकी टोटल मंथली इनकम 1,85,000 रुपए हो रही है। इसीलिए यूट्यूब को आज के समय का सबसे बेहतरीन डिजिटल एसेट माना जाता है। नंबर 9, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन एसेट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आपको सेफ और फिक्स रिटर्न देता है। चाहे गोल्ड को आप फिजिकली खरीदें या फिर गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड्स के माध्यम से इन्वेस्ट करें, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। गोल्ड की वैल्यू समय के साथ बढ़ती ही बढ़ती है, खासकर जब इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसीलिए ये आपके पैसे की वैल्यू को बनाए रखने में मदद करता है। ऊपर से इसमें बाजार की उतार चढ़ाव की कम संभावना भी होती है और गोल्ड को आप किसी भी समय आसानी से बेच भी सकते हैं और तुरंत कैश पा सकते हैं, यानी कि गोल्ड की लिक्विडिटी भी हाई होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पे 100 ग्राम गोल्ड खरीदते हैं आप, और फिलहाल गोल्ड की प्रेजेंट वैल्यू है 60,000 रुपए पर 10 ग्राम। मान लेते हैं कि ऐसी है, यानी कि आपने 6 लाख रुपए के गोल्ड खरीदे और मान लीजिए कि 5 साल के बाद गोल्ड की कीमत बढ़कर 80 रुपए पर 10 ग्राम हो जाती है, जिससे कि आपकी खरीदी हुई गोल्ड की वैल्यू 8 लाख रुपए होगी, यानी कि आपको 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। और अगर आपने गोल्ड ETF में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया
अगर सालाना रिटर्न 10% का हुआ तो 5 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,61,000 रुपए होगी। तो इस तरह से गोल्ड भी एक सेफ एसेट के तौर पे पूरी दुनिया में हजारों सालों से चला आ रहा है। नंबर 10, नोट सेलिंग। नोट सेलिंग भी एक बेहतरीन एसेट्स है क्योंकि ये भी आपको कम इन्वेस्टमेंट में लंबे समय तक लगातार इनकम दे सकता है। ये एक ऐसा फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट है जिसे एक बार तैयार करने के बाद बार बार बेचा जा सकता है, जिसमें आपको पैसिव इनकम मिलती रहती है। अगर आप खुद अच्छे नोट्स लिखते हैं तो आपको सिर्फ समय देना होगा, कोई और बड़ा खर्चा नहीं करना है। एक बार जब नोट्स तैयार हो जाते हैं तो आप इन्हें कॉलेज स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को बार बार बेच सकते हैं। इसमें सिर्फ आपकी मेहनत और जानकारी का इस्तेमाल होता है, जिससे कि लंबे समय तक आपको मुनाफा हो सकता है और आप नोट्स को डिजिटल प्रोडक्ट्स के रूप में भी बेच सकते हैं। इसीलिए आपको इसमें इन्वेंट्री रखने या प्रोडक्शन कॉस्ट की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। आप नोट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अनअकैडमी, स्टडी 24, स्टडी पूल या अपनी वेबसाइट के जरिए भी बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने किसी टॉपिक के ऊपर नोट्स तैयार किए और आप इन्हें 200 रुपए पर सेट बेचते हैं और महीने में 500 स्टूडेंट्स आपके नोट्स खरीदते हैं, जिससे कि आपकी टोटल इनकम हुई 500 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 200, दैट इज 1 लाख रुपीस पर मंथ और साल की हुई 12 लाख रुपए। नंबर 11, प्राइवेट लेंडिंग। प्राइवेट लेंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पे दूसरों को पैसे उधार देना, और इसके लिए भी आपके पास कैश होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से किसी को भी इंटरेस्ट पे लोन दे सको। और अगर आपके पास किसी को पैसे उधार देने के लिए कैश नहीं भी है तो भी आप बिना अपनी जेब से 1 रुपए दिए इंटरेस्ट पे किसी को भी पैसे उधार दे सकते हो। अब आप बोलोगे कि वो कैसे? सुनिए, मेरा एक दोस्त है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है। उसकी मंथली लिमिट 1 लाख रुपए की है और वो इसका इस्तेमाल शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि भरोसेमंद लोगों को 10% इंटरेस्ट पे उधार देने के लिए करता है। यानी कि वो क्रेडिट कार्ड से हर महीने के 1 लाख रुपए विड्रॉ करता है और उसे 10% इंटरेस्ट पे 10 भरोसेमंद लोगों को 1 महीने के लिए उधार पे देता है, जिससे कि महीने के अंत में उसके पास 1,10,000 रुपए आ जाते हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए प्लस 3,000 रुपए क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट चार्ज वो भरता है और बाकी के 7,000 रुपए वो अपनी जेब में रख लेता है। तो ऐसे में मेरा दोस्त बिना अपनी जेब से 1 रुपए भी लगाए महीने का 7,000 रुपए कमा लेता है और मोबाइल फोन पे और कई रियल एस्टेट ऐप से आसानी से क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही आप भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड को लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 12, ETFs। ETFs एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको शेयर मार्केट की ग्रोथ और लिक्विडिटी दोनों का फायदा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप इन्हें स्टॉक्स की तरह कभी भी खरीद या बेच सकते हैं और इसमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि इसमें एक इंडेक्स या किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कई कंपनियों के स्टॉक शामिल होते हैं। यानी कि एक बार आप इसमें पैसा लगाते हो तो आप पूरी मार्केट की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो। मान लीजिए कि आपने निफ्टी 50 ETF में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर निफ्टी 50 सालाना 15% की दर से ग्रोथ करता है तो 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 1 लाख रुपए से 2,01,135 रुपए तक पहुंच जाएगी। और ETF का एक फायदा यह भी है कि आपको खुद से स्टॉक चुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक ETF खरीदना होता है जिसमें आपको ऑलरेडी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। और इतिहास गवाह है कि लॉन्ग टर्म में ETF इंडेक्स म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसे बना कर देता है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से काफी कम होता है, जैसे कि 0.04% के आसपास, जबकि म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो 0.2% से लेकर 2% तक होता है। और यही मामूली सा कुछ परसेंट का डिफरेंस लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट वैल्यू में लाखों का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जैसे कि आप किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपकी एक्सपेंस रेशियो 1% है तो 25 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 26,46,000 रुपए और यही सेम अमाउंट 1 लाख रुपए निफ्टी 50 ETF में होगी 33 लाख रुपए, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। नंबर 13, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान म्यूचुअल फंड्स। SWP म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एसेट ऑप्शन है जो अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं
इसमें आप अपने फंड से हर महीने या हर साल कुछ पैसा निकाल सकते हैं, जबकि आपका बाकी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहता है। ये रिटायर्ड लोगों के लिए या उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिसे रेगुलरली पैसों की जरूरत होती है और वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी ग्रो करने देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 10 लाख किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जो सालाना 15% रिटर्न देता है और आप हर महीने 10,000 रुपए निकालते हैं और ऐसा आप 10 सालों तक कंटिन्यू करते हैं, तो भी इन 10 सालों में 12 लाख की टोटल विड्रॉवल के बाद भी आपकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 16 लाख रुपए होगी। नंबर 14, स्टॉक्स मार्केट प्लस डिविडेंड इनकम। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपको कंपनी की मालिकाना हिस्सेदारी देता है, यानी कि कंपनी जितना मुनाफा कमाती है उतना ही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। और अगर आप डिविडेंड इनकम वाले स्टॉक्स चुनते हो तो आप सिर्फ स्टॉक प्राइस की ग्रोथ से ही नहीं बल्कि कंपनी द्वारा दिए गए डिविडेंड से भी मुनाफा कमा सकते हैं। ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का डबल बेनिफिट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए के विप्रो के स्टॉक्स खरीदे होते तो आज इसकी वैल्यू 3,05,000 रुपए होती। साथ ही आपने इन 5 सालों में इसी विप्रो कंपनी से 7,000 रुपए का डिविडेंड इनकम भी पा लिया होता और लॉन्ग टर्म में यह डिविडेंड इनकम काफी बढ़ जाता है। जैसे कि मोहम्मद अनवर जी ने, जो कि 1980 में विप्रो में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। इसकी वजह से आज उनकी विप्रो में इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और उन्हें हर साल 2.5 करोड़ रुपए का डिविडेंड इनकम भी मिलता है। नंबर 15, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेहतरीन एसेट ऑप्शन है जो सीधे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं लेकिन अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं, क्योंकि यहां पर फंड मैनेजर आपका पैसा कई जगहों पर लगाते हैं जिससे कि रिस्क भी कम होता है और आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिलता है। साथ ही लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स काफी अट्रैक्टिव रिटर्न दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जो सालाना 15% का रिटर्न देता है, तो ये 10 साल में 4 लाख रुपए हो जाएंगे, 20 साल में 16,37,000 रुपए, 30 साल में 66 लाख रुपए और 40 साल में 2 करोड़ 68 लाख रुपए हो जाएंगे। और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। इवन आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बेहतर होगा कि आप स्टेप अप एसआईपी करें, यानी कि मंथली एसआईपी को हर साल एक फिक्स्ड % के रेट से बढ़ाते रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथली 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और हर साल 10% की स्टेप अप भी करते हैं और इससे आप 30 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं, तो 30 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 13 करोड़ 19 लाख रुपए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।